Hello everyone and welcome to another episode of Newser Baby Wellcast. I am your host Ali Hassan Khan and today we are diving into an incredibly important topic which is dietary habits in infant and children. Joining us is an expert in the field, Dr. Shamsul Arfin, a renowned pediatric with 35 years of experience. Let's welcome Dr. Shamsul Arfin. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है बेबी के ओवरऑल हेल्थ में एंड डेवलपमेंट में। तो आप क्या समझते हैं इनिशियल फ्यू मंथ्स के अंदर बेबी की क्या डाइट होनी चाहिए और पेरेंट्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो आपका सवाल है कि पहले चंद महीनों में क्या ग़िज़ा होनी चाहिए, तो ज़ाहिर है इसको हमें फ्रॉम वेरी स्टार्ट जो है वो चलना पड़ेगा। और अगर हम बहुत ही आइडियल बात करें तो ये है कि माँ की प्रेगनेंसी से ये मामला स्टार्ट हो जाते हैं। देखा ये गया है कि पिछले यानी प्रेगनेंसी से 2 साल पहले तक जो माँ की ग़िज़ाएँ थी वो उसकी प्रेगनेंसी पे बहुत अच्छा या ख़राब असर डालती हैं। अगर माँ की ग़िज़ा अच्छी है, बैलेंस है और उसमें होममेड चीज़ें मौजूद हैं और उसमें एनर्जी भी मौजूद है, उसमें फ़ैट भी मौजूद है, तो ये सारी चीज़ें मिलके एक हेल्दी बच्चे की तरफ लेके जाती हैं। असल में जो इशू है ना वो ये है कि हमारी माँओं की ग़िज़ाएँ इस वक्त, हमारी पूरी कौम की ग़िज़ाएँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी पूरी कौम की ग़िज़ाएँ इस वक्त इस कदर ख़राब हालत में कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नॉर्मली अगर आप देखें तो हमारी माएँ जो है वो क्या खाती हैं, हम खुद क्या खाते हैं, ज़ाहिर है वो हमारी ही बच्चियाँ हैं, हमारी ही बहनें हैं, हमारे ही लोग हैं। तो क्या कोई बैलेंस डाइट का किसी माँ के लिए आपके जहन में तसव्वुर मौजूद है? क्या आप अपने घर में देख रहे हैं कि आपकी जो ख़वातीन है वो क्या खा रही है? वो खा रही हैं, वो प्रोसेस फूड खा रही हैं, वो बाज़ार की चीज़ें खा रही हैं, हेल्दी फूड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर जो मेडिकल ने जो हमारी पुरानी मेडिकल इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स डाइट थी उसने हमें इंतहाई ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मैं एक अहम बात आपको बता दूं कि ये सदी जो है जिसमें जिस तरह एक आईटी की सदी है, दूसरी तरफ मेडिकल में जो ये सदी है ये न्यूट्रिशन की सदी है। यानी इतने 180 डिग्री जो है वो नज़रियात चेंज हो गए हैं। जो चीज़ें पहले कही जाती थी कि वो बहुत ख़राब हैं वो एक्चुअली वही बहुत अच्छी है। मिसाल के तौर पर हम इसमें फ़ैट को ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ले सकते हैं और वो चीज़ें जो हम फ्रीज़र में रख के खाते हैं और घर से बाहर खाने का जितना रिवाज हो गया है, आप भी जानते हैं कि आप कराची की किसी फूड स्ट्रीट पे चले जाएं रात के 3 बजे, मुमकिन है कि वहाँ आपको बैठने की कोई जगह ना मिले। उसमें खाली मर्द नहीं होते हैं, औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं और वो जो चीज़ें खा रही हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते उनके अपने लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह और लॉन्ग टर्म में क्या असरात हैं आपके तसव्वुर से बाहर है। मैं आपको फैक्ट बताऊँ, आप अपनी ऑब्ज़र्व करें, किसी वक्त किसी शाम में आप एक सर्वे करें कि जो मैंने 10 हॉस्पिटल्स में राउंड करना है और वहाँ देखना है कि पेशेंट की क्या हालत है। शायद आपको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में दरमियान से लोगों के गुजरने की जगह तक नहीं मिलेगी रात में, बिला मुबालगा हज़ारों के हिसाब से, और छोटा अस्पताल हो बड़ा अस्पताल हो सब में यही हाल है। अब आप किसी अपने सीनियर से बात करें जो रिटायर हो चुका हो और उससे पूछो कि ये 20 या 25 साल पहले क्या हुआ करता था, तो वो आपको बताएगा कि जो है मैं जो बहुत ही टॉप के जो लोग थे वो 25 और 30 पेशेंट एक दिन में देखा करते थे और वो बहुत ही मसरूफ़ लोग कहलाते थे। और अब आप आम आदमी भी 100-150 के करीब मरीज़ देख रहा है। आप कहेंगे कि आबादी बढ़ गई है, ठीक है आबादी तो बढ़ गई है लेकिन डॉक्टर भी तो बढ़ गए हैं। एक ज़माने में 2 मेडिकल कॉलेज थे, आज शायद 20-25 मेडिकल कॉलेज तो सिर्फ कराची में मौजूद है।
तो बात यह है कि ये सब कुछ जो चेंज आ रहा है वो हमारे फूड से आ रहा है। तो यहाँ से जो मैंने जब बात शुरू की थी, आपने जो सवाल किया था कि बच्चों की ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, तो माँ की ग़िज़ा अगर हेल्दी है, हेल्दी ग़िज़ा हम किसको कहेंगे, 2, 3, 4 अल्फाज में अगर मैं आपको बता दूं, हेल्दी ग़िज़ा वो है जो होल फूड है, यानी रिफाइंड फूड नहीं, वो हेल्दी ग़िज़ा है। वो ग़िज़ा जो एनिमल ओरिजिन की है मौजूद है, वो एक हेल्दी ग़िज़ा है। उसमें भी कोई रिफाइंड नहीं है और कोई फ्रोज़न नहीं है और कोई प्रोसेस फूड नहीं है। प्रोसेस फूड की मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन दे दूं, तो इस डेफिनेशन से आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कौन सा फूड प्रोसेस्ड है। हर वो फूड प्रोसेस्ड है जो आपने शेल्फ से उठाया, या वो फूड जिसके ऊपर एक एक्सपायरी लिखी हुई है कि हाँ ये डबल रोटी है तो 5 दिन के बाद जो है एक्सपायर हो जाएगी, और खाना है तो 6 महीने के बाद होगा, बिस्किट है तो 9 महीने के बाद होगा, ये सब जो है प्रोसेस फूड है। और आप समझ लें कि हमारी प्रॉब्लम की बुनियादी वजह ये प्रोसेस फूड है। तो एक तो ये है कि प्रोसेस फूड नहीं होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, और हमें ग़िज़ा में विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। जो हमारी ग़िज़ाई आदतें हैं, हमारी माँओं की आदतें हैं, हम जूस पीना पसंद करते हैं, फ्रूट खाना पसंद नहीं करते। नोट किया आपने? और हम ये कहते हैं कि देखो ये कॉन्सनट्रेटेड कैलोरीज हमें मिल गई हैं, जो चीज़ें हमें 4 सेब खाने से मिलती वो तो हमने 1 गिलास में पी लिया, हम 4 सेब तो नहीं खा सकते। सुनने में तो ये बात बड़ी लॉजिकल लगती है, लेकिन मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि एक बात ये बताओ कि जब तुम्हारे घर में दावत होती है या तुम्हारी शादी हुई थी जब, तो कितने खाने ऐसे बने थे जो किसी को खाने नहीं थे? कितने खाने ऐसे बने थे जो किसी को खाने नहीं थे? और कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो खाने में से फेंक देनी थी? आप कहेंगे कोई भी नहीं थी, कोई फेंकने वाली चीज़ नहीं थी। तो सवाल ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको एक पैक शक्ल में सेब दिया है, तो सवाल ये है कि आप उसका फाइबर निकाल के क्यों फेंक रहे हैं? आप वजह बताइए कि आप क्यों फेंक रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो एक तो हम अपने लिए खाते हैं, दूसरा हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों में बैक्टीरिया मौजूद है। आप सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक, और सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया मौजूद हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में, आंतों में। अगर हम घर में कोई बिल्ली पाल लेते हैं, कोई मुर्गी पाल लेते हैं, कोई बकरी रख लेते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि हम उसको देख के खुश तो होते रहते हैं, उसको कुछ खिलाते नहीं। तो इन जो गट माइक्रोबायोम हैं उनके लिए जो खाना है वो फाइबर है। अगर आप अपने पालतू जानवरों को खाना देना बंद कर देंगे तो वो मर जाएंगे, और उनकी जगह क्या आ जाएंगे? कुत्ते आ जाएंगे, बिल्ली आ जाएंगी, अनवांटेड स्पीशीज़ आ जाएंगी जो आप नहीं चाहते कि वहाँ पे आए। तो होता यह है कि अगर आपकी ग़िज़ा में फाइबर नहीं होता तो ये अनवांटेड बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और ये जो अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं ये इतने हार्मफुल हैं कि आपके सोच से भी ये बाहर है। मैं आपको यहाँ तक ये बताऊँ कि मोटापे की सबसे बड़ी वजह अनवांटेड बैक्टीरिया है। इस पे तो बात बहुत लंबी हो सकती है, इसको मैं यहाँ पे मुख्तसर करूँगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। हम ये देखते हैं कि कोई जो बच्चा पैदा होता है ना, तो वो बच्चा आप ये समझ लें कि उसके अगर एक एवरेज हमारे यहाँ जो हम कहते हैं कि ये बहुत हेल्दी वेट है, वो है 3 kg। 3 kg में तकरीबन 11% वेट जो होता है वो ब्रेन का होता है, बच्चे के ब्रेन का होता है। और नियरली 25% कैलोरीज जो हम खा रहे होते हैं, यानी बच्चा जो ले रहा होता है, 25% कैलोरीज जो है वो उसका ब्रेन कंज्यूम कर रहा होता है। जस्ट इमेजिन, ये बहुत बड़ी फिगर है। तो सवाल ये है कि जब इतना हैवी ब्रेन बनाना है तो ब्रेन के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई रॉ मटेरियल तो आपको चाहिए ना, और हर लेवल पे जो रॉ मटेरियल होता है वो चेंज होता है। अगर आप बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो शुरू में तो आपको गड्ढे खोदने हैं और सीमेंट चाहिए और बजरी चाहिए, लेकिन जब फाइनल टचेज आते हैं तो आपको बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, वो चीज़ें नहीं चाहिए होती जो आपको पहले चाहिए थी।
तो नतीजा ये होता है कि अगर आप यही चीज़ लेके चलें और हर उम्र में कहेंगे नहीं जी आपने पहले कहा था कि इस वक्त ये चाहिए, अब तो ये नहीं चाहिए, तो हम तो वही देते रहेंगे क्योंकि आपने पहले कह दिया था। तो बात यह है कि हर उम्र में ये तब्दील होती जाएगी, डिपेंड करता है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। इस वक्त जो बच्चा न्यूबॉर्न पैदा हुआ है उसका 11% ब्रेन का वेट है। ब्रेन किस चीज़ से बनता है? ब्रेन जो बनता है वो बनता है फैट से। कौन सा फैट? कोलेस्ट्रॉल। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना। अब जब माँ ने कोलेस्ट्रॉल नहीं लिया तो उसके बच्चे का ब्रेन का साइज 11% के बजाय 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, और एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि उसका IQ भी किसी हद तक लो हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बात, तो दूसरी बात, मैं एक मज़े की बात आपको बता दूं कि आप ये समझ लें कि अगर आप ये चाहते हैं कि शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपके बच्चा जो है वो खूबसूरत हो, चाहते हैं आप ये भी चाहते होंगे कि वो इंटेलिजेंट हो, आप ये भी चाहते होंगे कि उसकी आई साइट कमज़ोर ना हो और वो बहुत एक्टिव भी हो। आपको मैं बताऊं कि ये जो 3 और 4 चीज़ें जिसका मैंने जिक्र किया, यानी स्किन की बात की है, मैंने ब्रेन की बात की है, मैंने रेटिना या आई की बात की है, इसमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं वो फैट होती है। और फैट भी कौन सी? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल में भी कौन सा फैटी एसिड्स? जो DHA होता है। DHA प्रीडोमिनेंट होता है, EPA जो है निस्बतन कम होता है। तो अगर माँ की ग़िज़ा में ये चीज़ें मौजूद हैं तो मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि वो जो है उनके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उसकी आई साइट बहुत अच्छी होगी, प्रोवाइडेड ये कि आगे भी एहतियात करनी, ये नहीं कि उस वक्त कर लिया और उसके बाद सारा छोड़ दिया। उसकी स्किन भी अच्छी होगी, उसका वेट बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ से ये फूड का जो है एक पहला सिलसिला शुरू हुआ कि माँ ने ये चीज़ें खाई तो ये उसको फ़ायदे हुए। अच्छा, दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्रेन, एक ज़माने में, मैं 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि जब हम हाउस ऑफिसर थे या हम शायद PG थे, तो हमारे RMO ने जो है कभी ये सवाल का जवाब लेकर आओ कि ब्रेन जो है वो ग्लूकोज ही क्यों यूज़ करता है, कोई और फ्यूल क्यों नहीं यूज़ करता। देखते रहे, पढ़ते रहे। उस ज़माने इंटरनेट तो नहीं था, किताबें खोल के। तो उस ज़माने में कॉन्सेप्ट ये था कि ब्रेन ग्लूकोज यूज़ करता है, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है। ब्रेन जो बेस्ट यूज़ करता है वो कीटोन से। यानी आपको भी तजर्बा होगा और जो भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इनसे कहा जाए कि जब आप अपने MBBS का या कोई भी हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या आप अंडे पराठे खा के जाते हैं? आपकी अम्मा कहती है बेटा खा लो, तो क्या वो अंडे पराठे खा के जाते हैं? मुझे तो याद है कि मैं हमेशा भूखा जाता था, कहता था कि अम्मी से कि जब मैं आऊँगा तो खा लूँगा। उस वक्त मुझे वजह नहीं पता थी कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि इसका बड़ा साइंटिफिक मैकेनिज्म है। होता ये है कि जब आपकी फास्टिंग शुरू हो जाती है तो शुरू में ग्लूकोज डिप्लीट हो जाता है तकरीबन 6 घंटे में, फिर मज़ीद 6 घंटे में जो हमारे स्टोर होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं। अब जो एनर्जी आती है तो वो कीटोन से आती है। वो कीटोन जो है उससे आपके ब्रेन का फंक्शन इतना रैपिड हो जाता है, आपकी मेमोरी इतनी इंप्रूव हो जाती है कि आप जिस काम के लिए गए हैं आपको कोई चीज़ भूलती नहीं। आज भी मैं बताऊं कि हकीकतन मैं OPD जो सुबह करता हूं तो मैं 12 से 16 घंटे की फास्टिंग में होता हूं, और जिस दिन मैं अगर किसी भी वजह से नाश्ता कर लूं या कुछ खा लूं या दोस्तों में दावत हो गई, उस दिन एक ब्रेन फॉग होता है। आदमी जो जिस क्विकली जो उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एक पेशेंट एक चीज़ पूछ रहा है, ऊपर से कॉल आ रही है, उधर से कोई पूछने आ रहा है, कोई और हो रहा है, खटाखट सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन अगर ये आप खाना खा लेंगे, यानी कीटोन ख़त्म हो गए, ग्लूकोज आ गया, तो आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने माँ के दूध में बहुत ज़्यादा फैट रखी है। यानी आप ये समझ लें, और ये फैट भी वो है जो सोर्स है कीटोन्स की।
तो बच्चे कीटोन बहुत अच्छा यूज़ करते हैं और कीटोन से उनके ब्रेन का फंक्शन इम्प्रूव होता है। तो बात यह है कि क्या लेना चाहिए, वो लेना चाहिए जो फैट हो। फैट भी कौन सी होती है, मैं कीटोन के बारे में एक बात बता दूं कि एक चीज़ होती है MCT ऑयल, ठीक है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऐसे होते हैं कि जो जब मैदे में जाते हैं तो ये वहीं से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। और देखा ये गया है कि वो बच्चे जो अपनी उम्र से कम वक्त में पैदा होते हैं वो बेस्ट जो यूज़ करते हैं वो MCT, हम इवन दवा की शक्ल में उनको MCT ऑयल देते हैं ताकि उनकी ब्रेन की ग्रोथ हो, ब्रेन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। तो अल्लाह ताला ने ये वहाँ पे ऑलरेडी रख दिया है कि जिससे जो है वो उसका बच्चे का ब्रेन डेवलप हो और वो बेहतर परफॉर्म कर सके। तो एक तो ये है कि माँ की ग़िज़ा ऑयली चीज़ों पे होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आप अपने घर में भी पता कर लें। और हम तो रोज़ ये देखते हैं कि सबसे पहले जो सवाल होता है ना जब निकलते, वो डॉक्टर साहब एक बात बता दीजिए, वो इसकी माँ को क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। तो मैंने कहा क्या खिला रहे हो इसको? हम मुर्गी का शोरबा खिला रहे हैं और चावल खिला रहे हैं, बाकी चीज़ें क्यों नहीं दे रहे हो? तो कहले नहीं वो तो माँ है। मैंने कहा अगर तुम कोई बकरी पालते हो और वो बच्चा देती है तो बकरी का खाना बंद कर देते हो? बता दो, अगर कर देते हो तो मैं मंजूर है। तुम्हारे यहाँ मुर्गी के बच्चे पैदा होते हैं तो क्या तुम उसके दाना डालना बंद कर देते हो? उसको तो हम ज़्यादा डालते हैं, उसको एनकरेज करते हैं। मैंने कहा इसको हर वो चीज़ खिलाओ जो इस बच्चे का बाप खा रहा है, क्योंकि बाप सबसे अच्छा खाना खा रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। माँ के लिए छोड़ दें आप, हम माँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बच्चे की बात कर रहे हैं। बच्चे की ग्रोथ के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।